हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देख लिया है। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम देखेंगे मेन रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्या है कैरेक्टर है वो तो बता दूंगा मैं। साथ साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कुछ एग्जांपल, ठीक है। लेक्चर क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा है तो हम लोग कुछ पोर्शन वाइज कवर करेंगे। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, रिएक्शन विद ग्रीनार्ड। आज मैंने वही रिएक्शन लिया है जो बोर्ड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। रिएक्शन विद ग्रीनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद एल्काइनाइड्स, रिएक्शन विद अमोनियम डेरिवेटिव्स जिसमें हम 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है वो देखेंगे। फिर रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ डायल्स क्या होता है निकालेंगे फिर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं उनका मेन रिएक्शन क्या है। जिस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड का मेन रिएक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एल्डिहाइड कीटोन का सॉरी एल्डिहाइड कीटोन दो भी पढ़ने वाले हैं। एल्काइल लाइट्स का मेन रिएक्शन है OSN1 SN2 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहल का भी मेन रिएक्शन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही है। एल्कीन एल्काइन का मेन रिएक्शन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का जो सबसे मेन रिएक्शन है, नाम तो बहुत सारे होंगे, अलग अलग नाम से आएगा, लेकिन उनके बेस में जो देखेंगे वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाम बदलते रहेंगे, बिल्कुल नाम तो बदलते रहेंगे। अब देखो ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन फिनॉल में उसमें रेमाटिमन कोलबेट सिमेट, लेकिन वो अल्टीमेट कलेक्टर वो क्या था, वो दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन में जो मेन रिएक्शन हो उनका क्या होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जितने भी रिएक्शन आप देखेंगे अलग अलग नाम से होंगे और उनके बेस में जो बेसिस अप्रोच होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही दिखाया जाएगा। ये समझ लेंगे तो मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी, इसलिए जानना जरूरी। अब जरा देखो इसमें होता क्या है भाई, किसी एल्डिहाइड कीटोन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी डबल बॉन्ड हो, दो बॉन्ड मैंने छोड़ रखे हैं, वहां लगाते रहिए कुछ। अगर दोनों जगह H लगा दोगे जरा देखो तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। एक जगह R, एक जगह H लगा दोगे तो कोई और एल्डिहाइड हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ठीक है। दोनों जगह R लगा दोगे तो कोई कीटोन हो जाएगा। इन जनरल हम एल्डिहाइड और कीटोन को इन जनरल हम C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले क्या होगा, क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, मेन बात तो यही है। अब जरा देखो क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। तो इसमें जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड O से अटैच है, O से अटैच है, वो भी मल्टीपल बॉन्ड से। O क्या करेगा, O क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। O क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी, भाई O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अब उससे क्या होगा, कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, कार्बन जो होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। दिस कार्बोनिल कार्बन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, किसी न्यूक्लियोफाइल से इसको रिएक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि भाई डबल बॉन्ड अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा, तो यहाँ ऑब्वियस है कि चाहेगा कि कोई और धनी आदमी मतलब न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ रिएक्शन करे। अब देखो जरा, अब इसका पहले स्टेप में रिएक्शन किससे, न्यूक्लियोफाइल। इन जनरल न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दिखेंगे इनके, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में यहाँ रिएक्शन करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ NU लग गया, यहाँ क्या लग गया, O माइनस। देखिए भाई इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, O पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, C पे आएगा प्लस चार्ज, उसी से C पे प्लस चार्ज से न्यूक्लियोफाइल NU माइनस अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में इसका किसी, चलिए H प्लस H3O प्लस से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, या सम अदर इलेक्ट्रोफाइल्स आल्सो। तो चाहे हाइड्रोलिसिस कराएंगे O माइनस से H प्लस अटैच हो जाएगा। ये आप कुछ कॉमन पैटर्न प्लीज, ये कुछ कॉमन पैटर्न है जो एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में दिखेगा। ये हो गया, ये कुछ कॉमन पैटर्न है, हम ऐसे बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे। ये है पैटर्न ऑफ रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में आता है कि 3-4 एल्डिहाइड कीटोन दे दिए, उनमें पूछा रेट ऑफ, बोर्ड में भी आता है, बता दे रहा हूं मैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे एक्सरसाइज में, अगर आप वाकई ठीक है ढंग से देखते हैं तो देखेंगे कि 3-4 एल्डिहाइड दे दिया है और पूछेगा कि इनमें रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले वो देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमने समझा कि एल्डिहाइड कीटोन का मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है।
और वो क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं ये भी हमने देखा। कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाती है। क्यों भाई, वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। अब ये कार्बन किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करना चाहेगा। अब यहां से एक कंक्लूजन मिल जाता है हमको कि ये वाला जो कार्बन है जिसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, और केमिस्ट्री की भाषा में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी इसको, जितना ही ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना ही तेजी से किसी धनी आदमी से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करना चाहेगा। देखो कमजोर पड़ गया, इसका पैसा कम पड़ गया है तो चाहेगा कि जितना, ठीक है, कोई बाहर का धनी आदमी, जैसे हमको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, धनी का मतलब हमारे केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है तो ये चाहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच यहाँ पे अप्रोच कर सके, मुझे रिएक्शन कर सके। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक पहला फैक्टर हमारा आ गया कि जितना ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उतना ही तेजी से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। देखो यही फैक्टर मिल गया हमको। अभी तो भूख होगी, हम चाहेंगे कि अगर पूछा जाए कि ठीक है कितनी तेजी से रिएक्शन होगा, कितनी तेजी से एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करना चाहेगा, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो अब देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ये है रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रिएक्शन। तो पहला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो पहला फैक्टर है, इसको लिखेंगे हम, पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ये क्या दिखाता है, ठीक है, ग्रेटर द, ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन के आंसर भी इसी से आएंगे, ग्रेटर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जितना ज्यादा हो, ग्रेटर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ग्रेटर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, higher will be rate of nucleophilic addition, higher will be rate of nucleophilic addition। पहला फैक्टर ये मिल गया हमको। फर्स्ट फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जिसको बोल रहे हैं कि ये कार्बोनिल कार्बन जिसको बोलते हैं, जितना ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जितना ही कोई ऐसा फैक्टर जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाए, उतना ही तेजी से किसी और न्यूक्लियोफाइल से, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफिलिक रीजिएंट से रिएक्शन करना चाहेगा, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उसका बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, चाहे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, ठीक है, क्योंकि दोनों में तो दो लोग है भाई, दो लोग है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व, एक तो कार्बोनिल कार्बन, ये वाला कार्बन वो डिफिशिएंट होगा तो अच्छा होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी आके लगेगा। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है गरीब है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो किसी से पैसा मांगेंगे तो आके लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ आसानी से लगना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मांग रहा है कोई न्यूक्लियोफाइल आके भाई लग जाओ, ठीक है, पैसा इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे। लेकिन साथ साथ में दूसरा फैक्टर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ लगना आसानी से, ठीक है, आसानी से पहुंच जाना चाहिए। इस न्यूक्लियोफाइल का भी यहाँ अप्रोच क्या होना चाहिए, आसान। अब न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कौन अफेक्ट करता है, SN1 SN2 में पढ़ा हमने, जितना ज्यादा इस कार्बन के आसपास जितनी ज्यादा भीड़ होगी, दैट इज केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग, जिस इस कार्बन के पास जितने ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच यहाँ पे कठिन होगा, है कि नहीं। इस कार्बोनिल कार्बन के पास जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी, उतना ही न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन घट जाएगा। दो फैक्टर हो गए, ये कार्बन भूखा हो, ठीक है, वो तो हमने बात कर ली, साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल को भी यहाँ पहुंचना आसान हो, वो कौन सा फैक्टर है, तो वो है स्टेरिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर लिखते हैं, तीन दोनों बातों को हम कंसीडर करके हम रेट डिसाइड करेंगे। दूसरा फैक्टर है हमारा स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर ध्यान से समझिएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, ग्रेटर द स्टेरिक क्राउडिंग, ग्रेटर द स्टेरिक क्राउडिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन, मतलब C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, ग्रेटर द स्टेरिक क्राउडिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन,
लोअर विल बी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बोल सकते हैं ऐसा। ग्रेटर द स्टेरिक क्राउडिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन, लोअर विल बी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ध्यान दीजिए, दो फैक्टर है, दोनों को हमको साइमल्टेनियसली कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। रेट को डिसाइड करना हो 3-4 कंपाउंड्स में, क्वेश्चन में करा दे रहा हो। पहला फैक्टर, ये कार्बन खूब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो तो रेट बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर, इस कार्बन के पास आसपास जो है बल्कि ग्रुप्स कम लगे हो, बल्कि ग्रुप्स तो ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स कम लगे हो, ताकि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच कर सके, बॉन्ड बना सके, ठीक है। एक और सिंपल सी बात है, देखो जरा क्यों स्टेरिक क्राउडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कार्बन, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन भाई कीटोन एल्डिहाइड में कार्बन क्या होता है बोला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे ही क्या होगा भाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अब क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा इसका, और न्यूक्लियोफाइल का बाकी ग्रुप से रिपल्सन बढ़ जाएगा। वो भी डिसाइड करता है, वो भी फैक्टर ही बताता है कि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स जितने ज्यादा रहेंगे, लगे रहेंगे, इस कार्बन पे बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा लगे रहेंगे, उतना ही रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब जरा देखो, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर हम जनरल भी लिखेंगे। मान लो पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कई सारे दिए हैं, ठीक है, बाद में डिस्कशन भी किया जाएगा, अभी तो मैं थोड़ा जनरल बता दे रहा हूं। मान लो पूछ दिया कि SCHO एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का डिक्रीजिंग चाहे इंक्रीजिंग, जो भी पूछ दे। अब जरा देखो, तो मैंने कहा दो फैक्टर है, ठीक है। हम चाहते हैं ये वाला कार्बन, पहला फैक्टर क्या है, ये कार्बन खूब डिफिशियंट हो, कोई भी ऐसा कम उसके अंदर ग्रुप ना हो जो उसकी डिफिशियंसी कम करे। अब जरा देखो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को देखिए जरा, पहले फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को कौन ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर्मेल्डिहाइड में पहले एस्टल्डिहाइड को देख लो, एस्टल्डिहाइड में ये मिथाइल जो है, मिथाइल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। मिथाइल का कौन सा आई इफेक्ट होता है, डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो मिथाइल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट मिथाइल क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन की जो डिफिशियंसी है उसको कम करेगा, और वो हमको नहीं चाहिए। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, वो हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि खूब भूखा रहे, ठीक है, खूब इसको डिफिशियंट बना दिया जाए, ताकि खोजे कि कोई जल्दी से न्यूक्लियोफाइल आके लगे ना, रेट बढ़े। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर करें हम, तो फॉर्मेल्डिहाइड तो ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में क्या लगा भाई, H लगे हैं, H का कोई इफेक्ट नहीं होता है, दोनों H कुछ नहीं कर सकते, इस कार्बन की डिफिशियंसी कम नहीं कर सकते, ठीक है, यही हमको चाहिए। दूसरा फैक्टर, स्टेरिक की बात कर लेते हैं। स्टेरिक भी देखिए, यहाँ हम चाहते हैं इस कार्बन के आसपास भीड़ कम हो, यहाँ दोनों H एटम लगे हैं, वहां ठीक है एक H है लेकिन एक बड़ा ग्रुप मिथाइल लग गया, तो दोनों फैक्टर आपको यही सजेस्ट करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्वियस, देखिए दोनों फैक्टर आपको एक ही कंक्लूजन देंगे, अपोजिट कंक्लूजन नहीं है, कि फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टल्डिहाइड। भाई उसमें क्या, मिथाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एक तो कम कर रहा है, ऊपर से भीड़ बढ़ा रहा है। अब चलिए एसीटोन की बात कर लेते हैं। अब एसीटोन आप समझ गए होंगे, एसीटोन में देखो इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, दोनों मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या करेगा, कार्बन की कम करेगा, ठीक है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, अपने पड़ोसियों से मिल जा रहा है, अपने ही एटम में मिल जा रहा है, तो बाहर से खोजने की क्या जरूरत है। तो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की क्या है, कम है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो नॉर्मल से कम ही होगा। साथ साथ में दोनों मिथाइल ग्रुप क्राउडिंग बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, दोनों साइड क्राउडिंग है, वो भी यही सपोर्ट करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होगा रेट। इन जनरल हमारा ऑर्डर क्या हो गया, अगर रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, SCHO, फिर आएगा मेथेनल, फिर क्या आएगा, एसीटोन। और आप ये देखेंगे कि कीटोन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, पूरे चैप्टर के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन्स आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन, ठीक है, एल्डिहाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कीटोन्स आर
ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। देखिए सब फैक्टर देखिए, कीटोन में भीड़ भी ज्यादा है, दोनों साइड क्राउडिंग भी ज्यादा है, और उसकी कार्बन की जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम हो जा रही है, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसको। तो दोनों फैक्टर आपको यही इंडिकेट करेंगे कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से इस रिएक्शन में कम होती है। तो अब हम लिखते हैं इन जनरल, ओवरऑल अगर ऑर्डर लिखें, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ये आपको क्वेश्चन में काम करेगा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किसकी बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन्स में रेट ऑफ के कोई का रिएक्शन है। और ये फैक्टर याद रखिएगा कि कीटोन्स जो है एल्डिहाइड से हमेशा कम रिएक्टिव होते हैं। बराबर कई रिएक्शन में मैं रेफरेंस दूंगा, मैं ये काम भी आएगा। कीटोन्स आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हमने देखा फैक्टर्स बिकॉज ऑफ स्टेरिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? प्लीज इसमें वेरिएशन होंगे, लेकिन इन जनरल में लिख दे रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर कोई और एलिफैटिक एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर आता है क्या? एरोमेटिक। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। अब इसके बाद कीटोन आएंगे, एल्डिहाइड के बाद ही कीटोन आते हैं रिएक्टिविटी में। वो भी कौन से? एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन, और सबसे बेकार जो होते हैं इस ऑर्डर में वो है एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन, इस ऑर्डर से आप क्वेश्चन तो बहुत हद तक सॉल्व कर ही लेंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। थोड़ा सा गेस करेंगे, बाकी ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि ये ऑर्डर थोड़ा आपको बेनिफिट करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड कोई और, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफैटिक कीटोन, और फिर एरोमेटिक कीटोन। ये है इन जनरल। प्लीज कुछ स्पेसिफिक वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन ठीक ओवरऑल ऐसा है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक और एग्जांपल देख ले, मान लो इसने पूछ दिया CH3CHO, ठीक है, फिर Cl ClCH2CHO, ClCH2CHO, क्वेश्चन वही है। इस टाइप के क्वेश्चन वही सारा है, तो एग्जाम में बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्पल। फिर Cl3CCHO, इनमें मान लो पूछ दिया रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर क्या होगा। एक एस्टल्डिहाइड है, एक क्लोरो एस्टल्डिहाइड है, एक ठीक है ट्राइक्लोरो है, मतलब क्लोरल है वो। ऑब्वियस है, क्लोरीन कैसा ग्रुप है? विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन का अंतर क्या है? Cl का अंतर है बस। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट जब क्लोरीन का लगा होगा तो क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। इसका मतलब क्या ही तो चाहिए हमको, जितने ज्यादा, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहे उतना ही अच्छा है, उतना ही रेट ज्यादा होगा। तो कि ताकि ये कार्बन Cl क्या कर रहा है? जितने ज्यादा Cl लगे रहेंगे, Cl का होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, कोई माइनस आर वाला भी हो सकता है। जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में, उतना ही वो इस कार्बन को डिफिशिएंट बनाएंगे, और यही तो चाहिए। हमारा पहला फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हम चाहते हैं कि कार्बन खूब डिफिशिएंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मामले में एकदम गरीब हो जाए। जितना ही वो कमजोर होगा इलेक्ट्रॉन के मामले में, उतना ही चाहेगा कि कोई बाहर का न्यूक्लियोफाइल आके मुझे तेजी से लग जाए, आके रेट को बढ़ा देंगे। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बढ़ाते हैं। तो ये ऑर्डर ही यही होगा। किसका ऑर्डर है? तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आई होप इस बात को आप समझे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है भाई, एनसीईआरटी में दिया है तो आएगा क्यों नहीं। आप देखेंगे एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन, और ये थोड़ा ऑर्डर आपको हेल्प करेगा, ये ओवरऑल ऑर्डर ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को इस टाइप के, मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले क्वेश्चन को डील करने। अब ये तो हो गया इन जनरल एल्डिहाइड कीटोन का क्या कैरेक्टर होता है। अब स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, मेन रिएक्शन क्या उनका नाम है, मैं कुछ भी लिखूंगा कोई भी रिएक्शन वो इसी कैटेगरी में आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म भी मैं लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह दिखाऊंगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे लगेगा, ठीक है। पैटर्न थोड़ा बहुत बदलते रहेंगे, बिल्कुल चेंज होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट यही मैकेनिज्म आपको दिखेगा, क्योंकि उनका मेन रिएक्शन ही क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल में। तो पहला है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पहले वही लिया। कम से कम बोर्ड का हम पहले कवर कर ले, उसके बाद फर्दर रिएक्शन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चीजें आपको सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड्स, फिर मेंस, नीट। अब कोई चीज बोर्ड के सिलेबस में है और नीट मेंस में ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप। ठीक है, इसलिए पहले वही रिएक्शन डील कर लेते हैं। मतलब अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स के बारे में। तो पहला है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। एल्डिहाइड्स एंड अनहाइड्रेट साइक्लिक कीटोन्स। बोला अनहाइड्रेट, ऐसा कीटोन हो, कीटोन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो हमने देखा है, कीटोन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। और स्टेरिक क्राउडिंग अगर ज्यादा हो, बल्कि ग्रुप लगे हो अगर सी डबल बॉन्डों के साथ, तो ऑब्वियस उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, तो उसे कोई फायदा नहीं कराने से। उस टाइप के कीटोन में प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। तो ये लिख रहे हैं क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड तो रिएक्टिव होते हैं। अनहाइड्रेट साइक्लिक कीटोन्स, ठीक है, react with HCl in weakly basic medium to form hydroxycyanides which are also called cyanohydrins। एग्जांपल देखिए, ये सी डबल बॉन्ड हो इन जनरल, मैंने कहा एल्डिहाइड कीटोन को, अभी क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे HCl in presence of base, HCl in presence of base। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको रिवर्सिबल ही है, अनलेस की न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग ना हो। तो ये बनेगा OH और Cl। एक ही कारण पे ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम कारण पे OH और Cl लगा हो, उनको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। साइनोहाइड्रिन क्या है, किसी कंपाउंड का नाम नहीं है, क्लास ऑफ कंपाउंड है। सेम कारण पे OH और Cl लगा हो, हम देखेंगे कैसे, उनको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन्स। तो पहले एक मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब प्लीज हमें याद रखिए, कीटोन्स हमेशा कम, कीटोन के केस में मेन बात है, कीटोन के केस में जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एल्डिहाइड में तो ये फॉरवर्ड में होगा, अच्छा खासा फॉरवर्ड में होगा, लेकिन कीटोन में ये रिएक्शन मैक्सिमम किधर लाई करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इक्विलिब्रियम विल लाई इन मैक्सिमम इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड्स। हमने फैक्टर्स देखे, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेरिक, दोनों फैक्टर्स। कीटोन के केस में ये इक्विलिब्रियम जो बनाया गया है वो मैक्सिमम किधर लाई करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, और जितना ज्यादा क्राउडिंग बढ़ाते जाएंगे कीटोन में, उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट, सामने प्रोडक्ट रिएक्शन कुछ भी हो, सामने का प्रोडक्ट उतना ही कम होता जाएगा, इसलिए एल्डिहाइड्स। ठीक है, अगर प्रोडक्ट चाहिए ज्यादा तो वो एल्डिहाइड्स। चलो मैकेनिज्म देख लो इसको। पहले क्या होगा, एससीएन। एससीएन जो है बेसिक मीडियम में क्या देगा, एससीएन भाई वीक एसिड है, ये क्या देगा, H प्लस निकाल, OH माइनस क्या करेगा, इसका H प्लस निकाल लेगा, OH माइनस H प्लस निकाल के बनाएगा H2O, और क्या बनेगा, Cn माइनस। अब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। भाई रिएक्शन तो हम समझ गए हैं कि कुछ भी लिखेंगे सर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही दिखाएंगे, ये समझिएगा। कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन करेगा, यही तो दिखाएंगे। न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग नाम होंगे रिएक्शन के, न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे। ओवरऑल आपको पूरे चैप्टर में यही दिखेगा। तो मेन आप, ठीक है, मेन एसेंस समझ लीजिए, तो बाकी रिएक्शन पढ़ना, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा है, आसान होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अब क्या है, अब Cn माइनस यहां रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है इसका। Cn माइनस विल रिएक्ट ऑन दिस कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, तो ये बन गया CO माइनस और Cn। दो बॉन्ड मैंने छोड़ रखे हैं, आई होप कि समझ, ये किसी एल्डिहाइड कीटोन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH माइनस तो मीडियम है, मतलब बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है ये। अब जो पहले स्टेप में H2O निकला था, जो पहले स्टेप में ये H2O निकला है, उसी से फिर से ये O माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, O माइनस विल रिमूव H प्लस, OH माइनस फ्री हो गया फिर से। अब बन गया साइनोहाइड्रीन, ये हो गया साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन है कि नहीं, तो ये हो गया साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। अभी एक बोर्ड का क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि वो रिएक्शन दिए जाए जिनके क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। और आप देखोगे, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, अगर आप UIQ लगाते हैं, 10 ईयर पेपर लगाते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लिखा है साइक्लिक कीटोन्स,
साइक्लिक कीटोन का एससीएन से रिएक्शन कराना है साइक्लोहेक्सेनोन का। ए क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। अब तुम समझ ही गए ए क्या होगा, इसी कारण पे OH भी लगा होगा और CN भी लगा होगा, ठीक है, CN भी लगा होगा। प्लीज ये मत समझना कि कीटोन रिएक्शन नहीं करते, कीटोन का प्रोडक्ट बहुत कम बनता है, कीटोन का प्रोडक्ट बहुत कम बनता है एज कंपेरिजन टू एल्डिहाइड्स। लेकिन अब लिखा है तो हमको बनाना ही। बी क्या होगा, हमने पढ़ लिया है LiLH4 क्या करता है, साइनाइड का रिडक्शन। साइनाइड को किस में रिड्यूस करता है LiLH4, अमाइंस में, प्राइमरी अमाइंस में। तो बी विल बी, CN की जगह क्या लग जाएगा, CH2NH2। LiLH4 के सारे रिएक्शन हमने ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ही देख लिया। चलिए यही पे एक और एग्जांपल जो एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन है वो है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड, वो कॉमन नेम से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, इनटू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, प्लीज आप देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है। एसिटल्डिहाइड तो साइनोहाइड्रिन के नाम पे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। एसिटल्डिहाइड मतलब एथेनॉल। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एसिटल्डिहाइड हमने लिया, उसका रिएक्शन करा दिया HCN से, HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस हाइड्रोजन साइनाइड, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन CH3CHOH और CN, ये तो बनेगा CH3CHOH CN। अब हमने पढ़ा साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करा दे, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, आ गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का ही नाम लैक्टिक एसिड है। आइसोमेरिज में कई बार ये टर्म आया है, ये है लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज लैक्टिक एसिड। नोट कर लो, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म से ज्यादा जो उनका एप्लीकेशन पार्ट है किसी भी क्वेश्चन का वो बहुत जरूरी होगा। ये क्वेश्चन प्लीज आप देखिएगा, बोर्ड PYQ में आ चुका है, एस्टल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ही, और ये सारे एग्जांपल किसके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही एग्जांपल है, अलग अलग रिएजेंट बनेंगे। हाँ वैसे तो हमने ये सब पहले भी कर लिया ग्रिग्नार्ड से, लेकिन फिर से रिवीजन करने में क्या हर्ज है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX, when aldehyde of the ketone react with Grignard reagent followed by hydrolysis they produce alcohol। देखिए C डबल बॉन्ड O RMgBr, हम देखते हैं RMgBr, यही तो होता है ग्रिग्नार्ड, RMgCl followed by hydrolysis तो बनेगा COH और R, मतलब उस सी पे जो कार्बोनिल वाला कार्बन उस पे क्या लगेगा, OH लगेगा, और R ग्रुप जो है IAR कहां से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लग जाएगा। अब मैकेनिज्म देखने से पहले जरा देख लीजिए, इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल सब बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब बना सकते हैं। अब देखो ना भाई, ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ, अब यही पे बनाते जा रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होगा, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक कार्बन प्राइमरी हो। अब देखिए अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है इस रिएक्शन में, हमको क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम इसमें फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं इस रिएक्शन में, जरा देखो यहाँ बदलते रहेंगे, वहां प्रोडक्ट बदलता रहेगा। यहाँ अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे SCHO, तो यहाँ भी HH लगा रहेगा, क्या बना भाई, प्राइमरी अल्कोहल। यही पे देख लीजिए, क्योंकि ये हमको करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म देख लेना है फिर से। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। फिर से फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर कोई और एल्डिहाइड लेंगे, जैसे एसिटल्डिहाइड चाहे कुछ भी, प्रोपेनल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड लेंगे तो खुद देखिए सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे इस रिएक्शन में, एल्डिहाइड कीटोन में, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड लेंगे तो क्या बनेगा, चेक करो यहां से, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है कि नहीं, ये कार्बन सेकेंडरी है, तो क्या बना इस बार, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन अगर लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन लेंगे, चलिए कीटोन में क्या होता है, आर डैश आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड, भाई आर डैश और आर डबल डैश सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका रिएक्शन देख लो खुद ही, आर एम जी बी आर एम जी सी एल ग्रेनाइट से करा दे, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो दो आर पहले से ही है, दो एल्काइल ग्रुप पहले से ही, एक और आने ही वाला है, तो ऑब्वियस ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोनिल वाला कार्बन हो जाएगा टर्सरी, और हमको मिलेगा इसमें टर्सरी अल्कोहल। आर डैश सी आर डबल डैश ओ एच और तो ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। मतलब इस रिएक्शन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमने क्या रिएक्टेंट, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ले रखा है। प्लीज चेक करिए, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड भी है। ठीक है, अब देख लेते हैं मैकेनिज्म। ये तो बात हुई इसका एप्लीकेशन पार्ट की, क्या क्या हम कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। अब मैकेनिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पैटर्न समझिएगा, ऑब्वियस है सर कुछ भी दिखाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा, और इसमें न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, आर माइनस, ग्रीनार्ड में आर एम जी बी आर, उसमें आर पे क्या होता है, माइनस चार्ज, अरे एम जी सेट है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ऑब्वियस है आर माइनस इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसी आर माइनस का होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कार्बन, तो आर चूंकि एम जी से अटैच है तो एम जी पे क्या आएगा, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, आर पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यही आर माइनस यहाँ पे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिलेशन ओ माइनस एम जी बी आर, यही तो होगा, चेक कर लीजिए, ओ माइनस एम जी बी आर। अब इसी का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इसी का हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो बन जाएगा एल्कोहल। वो एल्कोहल हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों हो सकता है, एल्कोहल। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन विथ, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, रिएक्शन विथ एल्काइनाइड्स। एल्काइनाइड्स का मतलब आप सोचिए इस टाइप के आयंस, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ये है एल्काइनाइड आयन, और बहुत कुछ हो सकता है वहां पे, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो दीज आर कॉल्ड एल्काइनाइड्स आयन। तो ऑब्वियस है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, यहाँ पे जब कराना है न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे, रिएक्शन का अलग अलग होता रहेगा, पैटर्न समझिएगा। तो एल्डिहाइड एंड अनहाइड्रेट कीटोन्स, फिर से वही कि हिंड्रेंस होगा कीटोन में, कीटोन तो वैसे बेचारे कम रिएक्टिव है, कम प्रोडक्ट बनता है उनके केस में, हिंड्रेंस वाला लेंगे तो प्रोडक्ट भूल ही जाइए, ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का बनेगा। तो एल्डिहाइड्स एंड अनहाइड्रेट कीटोन्स रिएक्ट विथ एल्काइनाइड्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस अल्कोहल। देख लीजिए, मान लिया हमने ले लिया यही कोई आयन आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, ये ओ एच लग जाएगा, और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड आर, एकदम अभी देखिएगा कि वही फिर से ग्रीनार्ड वाला ही हम पैटर्न यूज कर लेंगे, एकदम कुछ नहीं अंतर है। अगर अब मन में आप सोच भी लिए होंगे मैकेनिज्म इसका क्या होगा, वही तो है हमको, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं कि आपको हर रटना पड़ रहा है, पैटर्न समझिए, रिएक्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको पैटर्न समझना होगा, तब पढ़ना या रिवाइज करना आसान होगा। कि कुछ भी लिखे सर, वो कोई न्यूक्लियोफाइल बना रहा है और उस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे रिएक्शन करा रहा है, ये आप समझिएगा, ये आपको दिखेगा
नाम बहुत सारे हैं, रिएक्शन बहुत सारे हैं एल्डिहाइड कीटोन में, लेकिन बेसिक अप्रोच तो यही रहेगा। अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो है C माइनस R एल्काइन आयोडाइन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, O माइनस होगा, O माइनस। अब इसी का हाइड्रोलिसिस करने पे, अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, H प्लस। इसी के हाइड्रोलिसिस से O माइनस से जुड़ जाएगा H प्लस। इसी के हाइड्रोलिसिस के बाद O माइनस से जुड़ जाएगा H प्लस, और फिर से बन गया अल्कोहल। तो ये भी अल्कोहल के प्रिपरेशन का ही एक मेथड हो गया, लेकिन सेम है ग्रीनार्ड जैसा, है कि नहीं? वो भाई बस न्यूक्लियोफाइल बदल चुका है, उसमें R माइनस था, इसमें R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास इसमें जो 2,4-DNP टेस्ट है, आप उसको बराबर रेफरेंस देंगे। 2,4-DNP के साथ कंपाउंड, ठीक है, क्या होता है इसी में टर्म आएगा। तो वेन देख लेते हैं, वेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खासकर 2,4-DNP टेस्ट में पहले बता दे रहा हूं। आप अगर अगर ये सब तभी इंपॉर्टेंट है भाई, आप किताब अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको वो नाम, ये सब नाम 2,4-DNP वाला बराबर मिलेगा, और ये इसी रिएक्शन का पार्ट है। अमोनिया डेरिवेटिव होगा वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही, जहां न्यूक्लियोफाइल खुद अमोनिया डेरिवेटिव है। व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, react with ammonia derivatives, they produce different compound। अब चूंकि बहुत सारे रिएक्शन है इसमें, डिफरेंट कंपाउंड्स। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज अमोनिया डेरिवेटिव? तो अमोनिया में क्या है, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। अब उस NH3 में से कोई एक H हटा के, अमोनिया में से भाई ये 3 H है, उसमें से एक H हटा के कोई ग्रुप लगा दिया हम, कोई ग्रुप देखेंगे, वो ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं। अमोनिया में से एक H हटा के कोई ग्रुप लगा दिया, वो ग्रुप OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, बहुत सारे हैं, तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। उन कंपाउंड्स का एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन है ये, तो इसलिए बोलते हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो जरा एग्जांपल देखते हैं, एक नहीं कई सारे रिएक्शन, पहले हम रिएक्शन देखेंगे, फिर उनका कॉमन, मतलब रिएक्शन 5-6 है, लेकिन मैकेनिज्म ऑब्वियस है, सबका कॉमन मैकेनिज्म है। इन जनरल क्या होगा रिएक्शन में, इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये है कोई अमोनिया डेरिवेटिव, जी मतलब प्लीज कोई ग्रुप है, अभी इन जनरल, ठीक है। ये रिएक्शन ऑप्टिमम पीएच इस रिएक्शन का है, वो भी हम समझेंगे क्यों, 4 to 5 पीएच के आसपास होता है रिएक्शन। तो इसमें अल्टीमेटली मैकेनिज्म कुछ भी हो, जो शॉर्टकट है इस रिएक्शन का, ये H2 जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H2 है, और ये O निकल जाता है, याद रखिए शॉर्टकट। भाई मैकेनिज्म क्लियर कर देगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करना होगा तो शॉर्टकट ही काम आएगा। नाइट्रोजन का दोनों H और एल्डिहाइड कीटोन का O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अब डिपेंडिंग ऑन की ग्रुप ये जी क्या है, अलग अलग रिएक्शन है, जरा देख लेते हैं, लेकिन सब में होगा वही, और उसी का पार्ट है, मैं बता दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 2,4-DNP वाला रिएक्शन। देखिएगा, पहला है हाइड्रोक्सिलेमीन रिएक्शन, NH2OH। अब जी की जगह OH, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन। तो जब एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करते हैं, इसका नाम क्या है, नाम लिख लें यहीं पे, दिस इज हाइड्रोक्सिलेमीन। इसके रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, जो बनता है इसमें ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिलेमीन से पता तो है क्या होगा, H2O निकल गया, H2O निकल गया, pH 4 to 5, हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराएंगे तो बनता है ऑक्साइम प्लस H2O। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH इज कॉल्ड ऑक्साइम्स। तो ये है ऑक्साइम्स बनता है।
जी की जगह OH है तो उनको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन, और हाइड्रोक्सिलेमीन से क्या बनता है, ऑक्जाइम्स बनते हैं। चलिए और कुछ लिखते देते हैं। बी पार्ट, कई सारे रिएक्शन इसमें। फिर अब हमने जी की जगह हमने ले लिया NH2, खुद NH2 ग्रुप। अब ये कंपाउंड कहलाता है हाइड्राजीन। ये क्या कहलाता है, हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन से फिर से पता तो है प्रोडक्ट, शॉर्टकट H2O निकाल दीजिए, करना वही है हमेशा, घबराने की बात नहीं, वही करना है। फिर पीएच वही है, पीएच 4 to 5, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो हाइड्राजीन लेंगे तो ये बनेगा, प्लस H2O निकल जाएगा। हाइड्राजीन लेंगे तो H2O निकलने के बाद ये बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, हाइड्राजीन लिया तो हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। पैटर्न समझिएगा, सब में वही कर रहे हैं। फिर बी सी सॉरी, नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो ये था हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में से, हाइड्राजीन में से एन से जुड़ा हुआ एक एच हटा के हम बेंजीन रिंग लगाएंगे तो उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। बेंजीन का नाम क्या है ब्रांच में, फिनाइल। तो हाइड्राजीन में से एक एच हटा के लगा दिया बेंजीन रिंग, तो दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसमें से H2O निकलेगा, इसका नाम भी लिख लें यहाँ पे, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। ये है भाई, हाइड्राजीन में से एच हटा के लगा दिया बेंजीन रिंग, फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। H2O निकलने के बाद क्या बनेगा, ये H2O निकाल दो ये, चलो यहीं पे लिख देते हैं -H2O, और ये बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है भाई, कंपाउंड अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन पैटर्न सब में रिएक्शन का वही है। फिर और देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि इसी से ये तीनों कनेक्टेड है आपस में। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से बना फिनाइल हाइड्राजीन, और फिनाइल हाइड्राजीन के फर्दर रिएक्शन से बनेगा फिनाइल 2,4-DNP। जरा देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड हो। अब इसी फिनाइल हाइड्राजीन में, फिनाइल हाइड्राजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लगाएंगे NO2 ग्रुप, उसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहां लगा दिया NO2, यहां भी NO2। सबसे इंपॉर्टेंट यही है टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया 2,4-DNP। भाई क्वेश्चन में तो हमेशा ही मेंशन रहेगा, नाम क्या है पूरा, 2,4-DNP। अब नाम 2,4 डाई नाइट्रो, देखो नाम डिराइव्ड है, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से बना फिनाइल हाइड्राजीन, फिर फिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो प्रोडक्ट तो क्लियर है। ये टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं कि रिएक्शन दोनों का है। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं ये टेस्ट। और बनेगा क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, C डबल बॉन्ड N, बॉन्ड NH, और ये NO2 और Na2। जो कि रेड चाहे ऑरेंज सॉलिड होता है, रेड और ऑरेंज सॉलिड, यही है टेस्ट। अब कलर क्या होगा डिपेंड करेगा कौन सा एल्डिहाइड कोटिन लिया, कलर नहीं याद कर सकते आप, क्योंकि अलग अलग रेड वॉयलेट भी हो सकता है, रेड ऑरेंज चाहे वॉयलेट सॉलिड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एल्डिहाइड चाहे कीटोन लिया है। लेकिन 2,4 मेन है, 2,4-DNP टेस्ट दोनों देते हैं, जिसमें हमको क्या बनता है, फिनाइल। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का रेड, ऑरेंज और वॉयलेट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। इस रिएजेंट को हम 2,4-DNP, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। इसका बोलते हैं, नाम याद रखना पड़ेगा इसको, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, याद रखना है, ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब ई पार्ट में आते हैं। फिर से सी डबल बॉन्ड हो, NH2 NH। अब ये है सेमी कार्बाजाइड, NH2 NH CONH2। सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर से H2 निकल जाएगा। दिस इज सेमी कार्बाजाइड, नाम लिख लें सेमी कार्बाजाइड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा इस सीक्वेंस में, अमोनिया डेरिवेटिव में 2,4-DNP टेस्ट। सेमी कार्बाजाइड से फिर से H2 निकल जाएगा इसमें से। यहां भी बना लेंगे, H2O निकल गया। सेमी कार्बाजाइड से फिर से H2 निकल जाएगा, वो बनेगा क्या, सेमी कार्बाजोन CONH2। सेमी कार्बाजोन। यहां एक सवाल आ सकता है मन में कि सर देखना जरा इसको, कि सर आपने NH2 तो उधर भी था, NH2 तो उधर भी था, उसका दोनों H क्यों नहीं निकाला, भाई इधर वाला NH2 का ही क्यों निकाला। तो जैसे हम मैकेनिज्म देखेंगे हम समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा किया गया। अभी तो शॉर्टकट, प्लीज H2 निकलता है, कुछ तो शॉर्टकट है मैकेनिज्म का, ठीक है। तो उधर वाला H2 क्यों नहीं, यही H2 क्यों, ठीक है, तो कुछ तो होगा, देख लेंगे अभी। अब इसमें लास्ट है प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का। ये है प्राइमरी एमाइन, R होता है प्राइमरी एमाइन, जानते ही है। तो इसमें बनेगा इमीन बनते हैं, और इनको बोलते हैं सिप्स बेस, और ये बनता है क्या, सिप्स बेस। सिप्स बेस। तो ये हो गए 6 रिएक्शन है टोटल, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव, अब सबका मैं सब में भाई किया तो वही गया, H2 निकाल के प्रोडक्ट लिखा गया है। NH2G था, G की अलग अलग वैल्यू के लिए रिएक्शन हमने लिखा है, G के अलग अलग ग्रुप्स के लिए हमने रिएक्शन लिखा है। और अब हम उनका देखेंगे कॉमन मैकेनिज्म सबका एक ही है, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं मैकेनिज्म में। हम यही बात करेंगे कि भाई क्यों ऑप्टिमम पीएच इसका कुछ होता है 4 to 5, वाई 4 to 5, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं, तो वो सब डिस्कशन मैकेनिज्म ही बता सकता है। अब जरा देख लेते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में है। सबसे इंपॉर्टेंट है 2,4-DNP टेस्ट। दिस टेस्ट, ठीक है, गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, ठीक है। ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, जिसमें रेड, वॉयलेट चाहे ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है विथ दिस रिएजेंट 2,4-नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ एल्डिहाइड चाहे कीटोन रेड, ऑरेंज और वॉयलेट कलर प्रेसिपिटेट देते हैं, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिनल कंपाउंड क्या था। भाई एल्डिहाइड कीटोन बहुत सारे हैं तो हम कलर नहीं बता सकते, ठीक है, किसी केस में रेड कलर, किसी में ऑरेंज कलर, ये सब मिलता रहता है। अब जरा देखो मैकेनिज्म इनका, मैकेनिज्म सबका कॉमन ही है, मैकेनिज्म इस रिएक्शन का सबके लिए कॉमन है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, भाई पीएच का था 4 to 5। हमने लिया कोई एल्डिहाइड और कीटोन, भाई एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखो रिएक्शन जरा, पहले O अपना लोन पेयर देके प्रोटोनेट हो जाएगा। पहले एसिडिक मीडियम में क्या होगा, O अपना लोन पेयर देके प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये बनेगा OH+। जैसे ही वो क्यों, फायदा क्या होगा आपको देखिए, ये सब भी देखिए एल्डिहाइड कीटोन का एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में किस तरह रिएक्शन होता है, वो आपको पहली बार ये दिख रहा है। वो अपना लोन पेयर देके प्रोटोनेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में उसकी रिएक्टिविटी, उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों, जैसे ही O पे प्लस चार्ज आएगा, जैसे ही O पे प्लस चार्ज आएगा, वो क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन को, इस कार्बोनिल कार्बन को क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। O पे प्लस चार्ज आएगा तो कार्बोनिल कार्बन को क्या, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको डिफिशिएंट बनाएगा। अब वहां पे न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करना तेज, ठीक है, अब वो आसानी से न्यूक्लियोफाइल वहां रिएक्शन करेगा। मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक यही तो चाहिए हमको, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी एसिडिक मीडियम में ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ O। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल तो क्या है, NH2G है, जिसमें हमने देखा G बहुत कुछ हो सकता है। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो COH NH N पे आ जाएगा, क्योंकि N 4 बॉन्ड बना रहा था, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। देखिए जरा
ये होगा। अब इसी में से H+ निकल जाएगा कैटलिस्ट का, H+, मतलब रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है, इसी में से H+ यहां से निकल गया H से, N से, और ये बन गया NHG। यहां तक मार्क कर ले। रिएक्शन ये सब क्या तुमको सर मैकेनिज्म रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है। मैकेनिज्म कुछ जस्टिफिकेशन के लिए होता है, भाई शॉर्टकट आपने बना रहा है तो वो इसी के बेसिस पे था। अल्टीमेटली कितना भी लिख लें, इसमें निकलना वाटर ही है, H2O ही निकलेगा और चीजें उसी तरह से जुड़ेंगी। लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू हम समझ सकते हैं कि भाई जो भी सेमी कार्बाजाइड था उसमें H2 बगल वाला क्यों नहीं निकला। अब जरा देखो, वहीं से अब एक बार यह प्रेफरेंस देते हैं कि आप जो पूछ रहे थे, भाई सोचेंगे कि H2 यहाँ से क्यों नहीं आया, H2 यहाँ से क्यों, वहां से क्यों नहीं, ये वाला H2 सर ने क्यों, ये वाला H2 क्यों नहीं निकाला। तो मेन समझो, उसी एन का हाइड्रोजन निकालेंगे, उसी एन का हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके लोन पेयर के थ्रू रिएक्शन हो रहा होगा, उस एन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके लोन पेयर के थ्रू रिएक्शन हो रहा है वहां पे। अब जरा देखो दिक्कत क्या है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, सी डबल बॉन्ड से कंजुगेशन में है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है सी डबल बॉन्ड से कंजुगेशन में है, इसका मतलब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है रिएक्शन करने के लिए एल्डिहाइड कीटोन पे कंपैरिजन टू ये वाला, इसका कोई कंजुगेशन नहीं। तो रिएक्शन इसमें मतलब सेमी कार्बाजाइड में कौन से नाइट्रोजन के थ्रू, नाइट्रोजन तो 2-3 है, लेकिन रिएक्शन कहां से होगा, रिएक्शन होगा इस नाइट्रोजन से होगा। ध्यान दीजिए, रिएक्शन हमेशा उस नाइट्रोजन से होगा और उसी नाइट्रोजन का H2 निकाला गया है। तो पहला जवाब। अब पीएच की बात भी करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है तो एल्कोहल का एसिडिक मीडियम में कई बार देखा हमने क्या होता है, प्रोटोनेशन। एल्कोहल एसिडिक मीडियम में क्या बना लेता है, H2O+ और वो निकल जाता है फिर, ओहो, ये देखिए अब एल्कोहल प्रोटोनेट होकर H2O के फॉर्म में यहां से हट जाएगा, और जब H2O हटेगा तो NC पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, C पे प्लस चार्ज और N का लोन पेयर मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये यहां पे बन गया डबल बॉन्ड, यहां से निकला H2O और यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ओहो, तो ये आ गया C, C डबल बॉन्ड N H और G होगा। ये N पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब इसी N से फिर से H+ निकल जाएगा कैटलिस्ट का, H+ क्या है, कैटलिस्ट का है, एसिड कैटलाइज्ड है रिएक्शन, मतलब एसिडिक मीडियम में होता है एक खास, ठीक है, वीकली एसिडिक मीडियम बोल सकते हैं, बिल्कुल वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। और ये हो गया अमोनिया डेरिवेटिव का फॉर्मेशन, मतलब अमोनियम डेरिवेटिव से रिएक्शन। अब जी बहुत सारे ग्रुप हमने देख लिए क्या क्या हो सकता है। अब मेन बात है ऑप्टिमम पीएच क्यों, ठीक है, किसी खास पीएच रेंज में ही रिएक्शन क्यों हो रहा है। अब जरा देखो, एट क्यों 4 to 5, मतलब एसिडिक मीडियम में तो बहुत एसिडिक क्यों नहीं, एट वेरी लो पीएच, एट वेरी लो पीएच प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स, नाइट्रोजन अकर्स, hence it does not act as nucleophile। पहली बात, hence it does not act as nucleophile। और बहुत एसिडिक मीडियम कर देंगे आप, अगर मीडियम बहुत एसिड, पहला पॉइंट ये हो गया कि बहुत लो पीएच क्यों नहीं है, एसिडिक है तो बहुत एसिडिक क्यों नहीं। एन अपना लोन पेयर देके, पहला स्टेप तो वही था मेन, एन अपना लोन पेयर देके कार्बोनिल कार्बन से लग रहा था, लेकिन अगर बहुत एसिडिक मीडियम होगा, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा, एन जो है वो मीडियम से ही प्रोटोनेट हो जाएगा। एन क्या करेगा, H+ को, जैसे HCl वगैरह आपने ले लिया, एन का लोन पेयर जो है H+ से ही बॉन्ड बना लेगा।
N का लोन पेयर जो है H प्लस से ही बॉन्ड बना लेगा और अमोनियम आयन जैसा बन जाएगा। अब N का लोन पेयर तो प्रोटोनेट हो चुका है, अब ये कहां से रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड कीटोन से? तो मीडियम का पीएच बहुत लो नहीं कर सकते ताकि इस N का प्रोटोनेशन ना हो, इस N का लोन पेयर अवेलेबल रहे। ये N खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्डिहाइड कीटोन पर रिएक्शन करना चाहिए, तो ये आप नहीं कर सकते। लो पीएच नहीं। अब हाई पीएच की क्या दिक्कत है? एट वेरी हाई पीएच, क्या हाई पीएच लिख लेते, वेरी हाई की क्या जरूरत है? मतलब बेसिक मीडियम एट हाई पीएच प्रोटोनेशन ऑफ, मैकेनिज्म ही देखिएगा, मैकेनिज्म ही रेफरेंस है। OH प्रोटोनेशन ऑफ OH डज नॉट अकर, प्रोटोनेशन ऑफ OH डज नॉट अकर। देखो जरा मैकेनिज्म को देखिए, OH जो है, जो अल्कोहल बन रहा है वो एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, H2O बन के हट जा रहा है। एसिडिक मीडियम में OH जो है प्रोटोनेट होके H2O के फॉर्म में निकल जा रहा है। अगर मीडियम बेसिक हुआ तो फिर ये स्टेप आप मिस कर जाएंगे, ये स्टेप नहीं हो पाएगा आगे, तो फिर बनेगा नहीं वो। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो हो रहा है, यहाँ पे जो OH का रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल है। लेकिन माइल्ड एसिडिक मीडियम, क्योंकि मोस्ट ठीक है ज्यादा एसिडिक मीडियम लेंगे तो फिर ये भी दिक्कत है। तो एक ऑप्टिमम पीएच इसका 4 to 5 है, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए मैकेनिज्म दिखाया गया, अदरवाइज कहो कि क्या रटना है इसको, बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट से काम हमारा चल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म जेमिनल डायोल्स। इसको कई बार रिएक्शन हमने यूज किया है। जब भी एक कार्बन पे 2 OH था, कितनी बार रिएक्शन आ चुका है। यूजुअली क्या होता है, वो ये वही रिएक्शन है कि एक कार्बन पे 2 OH है, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जेम डायोल। और उसमें से ये बोला है मैंने कई बार कि यूजुअली क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इसमें से H2O निकल जाता है और सामने एल्डिहाइड से कीटोन, इसमें से H2O निकालने के बाद हम बना देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये वही रिएक्शन का रेफरेंस है। लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म जेम डायोल्स। जेम डायोल्स मतलब ऐसे डायोल्स, ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जिसमें दोनों OH एक ही कार्बन पे, उनको क्या बोलते हैं, जेम डायोल्स। ठीक है, जेम डायोल बनाते हैं एल्डिहाइड कीटोन वाटर से रिएक्शन करके, विच आर यूजुअली अनस्टेबल। ठीक है, अब हमको लेकिन देखना क्या है, तो बताइए, देखना ये है यूजुअली अनस्टेबल मतलब कभी कभार वो स्टेबल भी होते हैं, दे कैन बी आइसोलेटेड, दे कैन बी आइसोलेटेड। वही हमको जानना है कि एल्डिहाइड कीटोन का डायोल यूजुअली क्या होता है, बेकार, अनस्टेबल। लेकिन किसी किसी कंडीशन में वो स्टेबल भी हो सकता है, वो अच्छा खासा अमाउंट उसका बन सकता है, वो कंडीशन हमको समझनी है। तो पेपर रिएक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछा जाता है कि किन किन एल्डिहाइड कीटोन में डायोल जो बनेगा वो स्टेबल होगा। तो पता ही क्या अनस्टेबल होता है यूजुअली, स्टेबल कब होगा। तो पहले रिएक्शन लिख लो। जब एल्डिहाइड कीटोन का वाटर से रिएक्शन कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, डायोल, OH OH। और मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन दिस इक्विलिब्रियम लाइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। इन मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन दिस इक्विलिब्रियम लाइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कीटोन में तो बिल्कुल, कीटोन के डायोल भाई पहले ही बोल दिया गया, कीटोन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, उनके डायोल तो न के बराबर बनते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है तो क्या है, डायोल्स आर यूजुअली अनस्टेबल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ अनस्टेबल होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन दिस इक्विलिब्रियम लाइज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट फॉर सम एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट फॉर सम स्पेसिफिक एल्डिहाइड ऑफ कीटोन्स दिस इक्विलिब्रियम कैन बी ड्रिवन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा खासा डायोल बन सकता है। अब वो थोड़ा केसेस देख लीजिए, उन चीजों को आप समझिए। बट फॉर, यूजुअली अनस्टेबल होते हैं ये, ठीक है, ये बहुत कम बनता है प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में लाई करता है। हमको देखना वो कंडीशन जो, ठीक है, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड भी करा सकती है कुछ कंडीशन। बट फॉर सम एल्डिहाइड और कीटोन्स इक्विलिब्रियम, और हम कंडीशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम लाइज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वहां पे हमको अच्छा खासा अमाउंट डायोल का मिलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है, प्लीज।
भाई कॉमन परसेप्शन क्या है कि ये बनता बहुत कम है, जब भी बनता है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है रिएक्शन। वही तो बोल लेते हैं कि जो दो H दिखो तो H2O निकाल के कीटोन एल्डिहाइड बना देना। इसका मतलब ये कि जैसे वो बनेगा वो बहुत कम बनेगा, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभार वो स्टेबल भी होते हैं। वो कौन से केसेज है? तो पहला है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का डायोल जो है, फॉर्मेल्डिहाइड का डायोल बहुत स्टेबल है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का डायोल बहुत स्टेबल है। क्यों? अभी हमने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे रिएक्टिव होता है। इसका हम लोग वो केसेस लिख रहे हैं जिसमें डायोल अच्छे खासे बनते हैं, इक्विलिब्रियम किधर लाई करता है, मतलब फॉरवर्ड लाई करता है, वो एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का डायोल स्टेबल होता है ड्यू टू हाईली, ठीक है, हाई रिएक्टिविटी ऑफ, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब एक बात यहाँ ये भी हो गई कि कीटोन्स के डायोल तो भूल ही जाइए। एसीटोन, प्रोपेनोन जो भी है उनके डायोल तो मतलब बनते ही नहीं है, या बहुत कम अमाउंट होता होगा इक्विलिब्रियम पे, वो इधर ही। क्योंकि देखा हमने सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स और बेकार। तो रिएक्टिविटी जितनी कम होगी क्या होगा? वो उनका उनका इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब उनके डायोल नहीं कम बनते होंगे, बहुत कम। तो फॉर्मेल्डिहाइड का डायोल अच्छा बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है ये देखिए, F3CCHO। इसका डायोल देखिए और फैक्टर्स देखिएगा। कुछ फैक्टर्स चाहिए, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ड्राइव कराने के लिए कोई फैक्टर्स चाहिए। इसका भी डायोल स्टेबल है। क्यों? आप स्ट्रक्चर देखते ही समझ जाओगे क्यों इस कंपाउंड का ट्राईफ्लोरो, ठीक है, ट्राईफ्लोरोएस्टल्डिहाइड जो है उसका डायोल क्यों स्टेबल है। इसमें हमने इसका डायोल बना दिया। अब ये इस डायोल का क्या होगा? H के पास प्लस चार्ज, F के पास लोन पेयर। अब F क्या कर सकता है यहाँ पे? ये F जो है अपने लोन पेयर के थ्रू H से बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। F और H में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। F और H के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डायोल भी स्टेबल है और ये भी एकदम किधर लाई करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक रीजन हो गया हाईली हाई रिएक्टिविटी। दूसरा रीजन है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई स्टेबलाइज कर रहा है प्रोडक्ट को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आपका डायोल जो क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है, तो फॉरवर्ड ड्राइव हो जाएगा रिएक्शन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखिए, तो प्लीज इन एग्जांपल्स को देख लीजिए, बड़े स्पेसिफिक है। इसी तरह कंपाउंड है नीनहाइड्रीन। इसका भी डायोल ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बड़ा फैक्टर है इसमें, इनको स्टेबलाइज करने का। इस कंपाउंड का नाम है नीनहाइड्रीन। स्ट्रक्चर, ठीक है, याद नहीं करना, आप डायोल बना दीजिए और देखिए किसी चीज का डायोल पूछ रहा है स्टेबल है कि नहीं, तो हम बना देंगे और देखेंगे कि डायोल में कोई फैक्टर है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। वो फैक्टर्स मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर्स रिएक्टिविटी हो सकता है, और लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट फैक्टर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ बन सकता है वहां पे, तो बिल्कुल उसका डायोल स्टेबल होगा, बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करा देगा। नीनहाइड्रीन का भी डायोल स्टेबल है। देखो क्यों। ये देखिए, ये OH यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, यहाँ ये भी OH, यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया दोनों साइड से, ठीक है। 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनना कि नहीं? कितना देखिए, दोनों साइड कीलेशन बोलते हैं इसको, 1 2 3 4 5, दोनों साइड 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर द सेम रीजन इसका भी डायोल स्टेबल है। एक और इंपॉर्टेंट केस है इसमें डायोल की स्टेबिलिटी में, वो है, ठीक है, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेंथ। वो भी जरा देख लीजिए, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेंथ। ये देखें साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन, इसका भी डायोल भी समझेंगे कि इसका क्या रीजन है। भाई इसमें तो बिल्कुल अब बनाएंगे तो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक कुछ दिखेगा नहीं। इसका भी हमने डायोल बना दिया, OH लगा दिया। अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है? कोई फैक्टर तो है नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें क्या फायदा है, क्यों इसका भी डायोल स्टेबल है। हम वही केसेस लिख रहे हैं जिसमें एकदम फॉरवर्ड लाई करता है। अब इसका डायोल क्या है, क्यों स्टेबल है? यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है देखो जरा,
साइक्लोप्रोपेनॉन में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2। कितना हाइब्रिडेशन इसका? sp2। अंदर एंगल कितना है? अंदर एंगल कितना है? 60 डिग्री का। अंदर एंगल कितना है? अंदर ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का। तो स्ट्रेन कितना हुआ? एंगल स्ट्रेन कितना हुआ साइक्लोप्रोपेनॉन में? होना चाहिए था sp2 के हिसाब से 120 डिग्री, है कितना? 60 डिग्री। तो ये पूरा 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है इसमें। साइक्लोप्रोपेनॉन में कितना है? 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन। आप जरा देखिए, डायोल बनने के बाद इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अब sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल। अब एंगल स्ट्रेन में निकालो। अंदर तो 60 है तो कोई बात नहीं, अंदर एंगल 60 डिग्री है, लेकिन एंगल स्ट्रेन क्या हुआ? 10। भाई sp3 का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60। अब एंगल कितना है? 49 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल स्ट्रेन। चेक करिए, पहले एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का था, लेकिन देखो अब कितना है? आफ्टर डायोल फॉर्मेशन दैट एंगल स्ट्रेन इज 49 डिग्री 22 मिनट्स। तो फायदा कुछ तो हुआ, कुछ तो डिक्रीज हुआ, कुछ तो रिलीफ हुआ उसको एंगल स्ट्रेन से। ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन ये डायोल ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका रीजन क्या हो गया भाई? ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डायोल बनाते हैं, डायोल को स्टेबल बनाते हैं ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज आपको क्या देखना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। अगर ऑप्शन में दे दिया, एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूं अभी कि किसका डायोल सबसे स्टेबल बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर आप कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी है, बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर है, और भी चीजें हैं, मैंने सारे फैक्टर, एक तो रिएक्टिविटी का फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर है, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन का फैक्टर है, वो जो डायोल्स को बनाने में हेल्प करता है, स्टेबल बनाने में, मतलब रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ड्राइव कराने में। अगर ये सब फैक्टर्स नहीं है तो बिल्कुल वो डायोल स्टेबल बनेगा नहीं। इक्विलिब्रियम किधर लाई करता है एंजाइम में? बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो हम बराबर करते आ रहे हैं कि जब भी OH OH देखो कार्बन पे, दो कार्बन पे दो OH देखो तो H2O निकाल दो। अब देखिए एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अरेंज फॉलोइंग डायोल्स इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहला है साइक्लोप्रोपेनॉन का डायोल, फिर है ये वाला डायोल, और ये डायोल। तो आंसर क्या है? सिंपल, अभी देखा, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन में रिलीफ होगा, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन में रिलीफ होगा, उतना ही डायोल स्टेबल बनेगा। साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोप्रोपेन में कितना रिलीफ हुआ? 60 डिग्री से सीधे 49, लगभग 11 डिग्री का अंतर पड़ा। ठीक है, फिर इसमें इसमें कितना था पहला एंगल स्ट्रेन? 109 माइनस। ठीक है, इसमें पहला एंगल स्ट्रेन कितना था जरा देखो। सबसे कम सबसे कम सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन का आप खुद देखिए, सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन में जो फायदा होगा वो साइक्लोप्रोपेन का ही होगा। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन में जो फायदा होगा वो साइक्लोप्रोपेन में ही होगा, क्योंकि शुरुआत में एंगल स्ट्रेन ज्यादा किसमें था? हम जानते हैं सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता कितना है, किसमें है? 3 मेंबर की रिंग में। तो फायदा भी इसी को होगा। सबसे ज्यादा रिलीफ जो होगा एंगल स्ट्रेन से ट्रायंगल को ही होगा, 3 मेंबर की रिंग को होगा। तो जितना ज्यादा रिलीफ उतना स्टेबल डायोल बनेगा, क्योंकि इनिशियली इसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, सबसे स्ट्रेन को किसमें है? ट्रायंगल। ठीक है, 3 मेंबर रिंग में, उससे कम स्ट्रेन 4 मेंबर में, और सब उससे कम 5 मेंबर में। तो सबसे ज्यादा रिलीफ भी इसी को मिलेगा डायोल बनाने के बाद, ट्रायंगल वाले को। तो ऑब्वियस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्दर लेक्चर में भी आगे हम एसिटल हेमीसिटल फॉर्मेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के नजारों को हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, और उनमें क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे।
तो आज हमने एक बेसिक कैरेक्टर समझ लिया एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके कुछ एग्जांपल देखे, कुछ एग्जांपल, बाकी हम करेंगे। चीज़ों को मैं हमेशा सीक्वेंस में कर दूंगा, पढ़ना आसान रहेगा।